हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBVकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, जाते जाते नागरिक शास्त्र के एक और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं उसको मैं साथ में आपको तैयार भी करवा दूंगा। तो चलिए इस प्रकार से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले द्वार की मतलब यहाँ पे जो है मुक्त व्यापार की नीति है, और इसके जो है राइट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कौन सा दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। तो दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष के पत्तियों का जो है प्रयोग किया गया है। तो उसके पीपल का, ये नीम है, जैतून का, आम का। तो उसमें राइट आंसर जैतून हो जाएगा। अगला है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है संधि किस वर्ष हुई थी। 1975 में, 1978 में, 1976 में, 1972 में। तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1972। आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक वृद्धि का कारण समझा जाता है। वैश्विक वृद्धि का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर तापमान का बढ़ना, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है। और कारण में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी अपनी संस्कृति, आर्थिक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को वैश्विक स्तर पर फैला देना। ठीक है, तो उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। तो वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण के मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है। वैश्वीकरण अंगों के रूप में सेवा का महत्व गौण होता है। वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापार जुड़ाव से है। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, विश्व व्यापार का संबंध जो है विश्व व्यापार जुड़ाव से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। तो उसमें राइट आंसर मुस्लिम लीग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया है इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत का जो मिल्क मैन है वो कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और मिल्क मैन दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो अगर मिल्क मैन की जगह श्वेत क्रांति दे दे तब भी राइट आंसर यही होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने यहाँ पे है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे है, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके उत्तर भी आप यहाँ मिल जाएगा। फिर आपका शुरू होगा यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है इनको आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से नीचे आपको आंसर देखने को मिलेगा। जितना पूछा गया है उतना लिखेंगे। सोवियत संघ के विघटन की 2 परिणाम लिखना है। तो पहला परिणाम लिखना है कि शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा नए देशों का गठन हुआ था। तो नए देशों का गठन और जो है शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब ये है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध हुआ था वो खत्म हो गया। इसके बाद जो है नए देश बने थे, जिसमें जो है जैसे कि रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, ऐसे बहुत सारे देश बने थे। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, मणिपुर की समस्या क्या है। मणिपुर की प्रमुख समस्या उग्रवाद, जातीय संघर्ष और अवैध प्रवास है। अवैध प्रवास का मतलब ये होता है कि जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाए वहाँ पे, और गलत तरीके से बस जाए, फर्जी अपना जो है वगैरह जो आधार कार्ड होता है, अन्य चीज़ें बनवा के, निवास वगैरह बनवा के वहाँ बस जाते हैं और उसके संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो उसे जो है यहाँ पे अवैध प्रवास कहा जाता है। जातीय संघर्ष का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक उच्च जाति होती है, एक मध्यम जाति होती है, एक निम्न जाति होती है, इनमें संघर्ष होता रहता है। उग्रवाद समस्या, जैसे कुछ लोग होते हैं नक्सलवाद, उग्रवाद, तो इस प्रकार से भी समस्या है। यहाँ पे कई विद्रोही समूह जो है सक्रिय हैं, और जो है जो अलगाववादी का आंदोलन में लगे हुए हैं। साथ ही नागा,
कुकी समुदाय के बीच जातीय तनाव भी बड़ा मुद्दा है। तो मणिपुर की समस्या में थोड़ा सा लिख देंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन के रूप में जाना जाता है। वे संघीय भारतीय अनुच्छेद 370 के विरोधी थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक राष्ट्र एक संविधान की मांग और 1953 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और बीजेपी की पूर्ववर्ती संगठन के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 370 का विरोध किया था। ठीक है, आगे है शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था? तो यहाँ में अवामी लीग ध्यान रखेंगे, बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह दल बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के मुख्य भूमिका निभा रहा था और ये शेख मुजीबुर रहमान की दल का नाम अवामी लीग था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं वह है एंटोनियो गुटेरेस जो है इनका नाम है और 2017 से इस पद पर जो है विराजमान है। आगे है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी सैन्य गुट से शामिल ना होना, यानी कोई भी अगर सैन्य मतलब सैनिक, ठीक है, सैनिक अगर सैनिक गुट है तो उस सैनिक गुट में शामिल ना होना गुट निरपेक्षता है। यह नीति विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान अपनाई गई थी ताकि भारत जैसे देश अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव से बचकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति बना सके। यानी भारत जो है इस गुट निरपेक्षता से बाहर था, यानी इन सैनिकों में शामिल नहीं था। ठीक है, अगला है भारत चीन विवाद के 2 कारण लिखिए। तो पहला विवाद लिखेंगे सीमा विवाद और दूसरा 1962 में जो युद्ध हुआ था। तो पहला विवाद में लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो तवांग क्षेत्र है अक्साई चीन पर दोनों का दावा करता है। तवांग क्षेत्र का मतलब जैसे कि ये है, ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये आपको पूर्वोत्तर राज्य दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है ये अरुणाचल प्रदेश है इस प्रकार से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है तवांग क्षेत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को ये तवांग क्षेत्र चाइना कहता है, वो हमारा क्षेत्र है। तो इसी प्रकार से विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। और अक्साई चीन की बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, तो इसी का नाम रखा गया है अक्साई चीन। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, 1962 का युद्ध हुआ। चीन भारत ने पहला हमला करके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और जिसे दोनों देशों में एक संबंधपूर्ण तनाव बन गया। ठीक है, आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब किया गया था? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के प्रारूर विधानसभा में पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद 2004 में कि जो आम चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया। यहाँ पे 2 प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, एक बहुविकल्पी में पूछेगा कि जो है ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो केरल में किया गया। कब किया गया? 1982 में किया गया। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है। अगला है सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। तो वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए, यहाँ पे पहला पॉइंट, वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद जो है ये काम करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने के लिए शांति मिशन भेजना, ये सब काम सुरक्षा परिषद का होता है। आगे है नए सदस्यों के सदस्यों को मान्यता देना। नए सदस्य संयुक्त राष्ट्र में जब शामिल होते हैं तो उन्हें निर्णय लेना और उन्हें मान्यता देना का काम भी सुरक्षा परिषद करता है। आगे है शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसका उपयोग सोवियत संघ के विघटन के बाद किया गया था। इसमें सरकार नियंत्रण खत्म कर तेजी से निजीकरण किया गया। इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अपनाई जा सके, लेकिन इससे पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात देकर उपचार करना। ठीक है, पहले लोग जो है समाजवाद के रूप में जाना जाते थे, मतलब समाजवाद अपनाते थे। बाद में जो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो लोगों को जो आकर्षण है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ा, तो इसी प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है लघु उत्तरीय फर्स्ट से यहाँ पे, और इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए भी इनका भी आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है,
21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्या है? एनडीए बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 1998 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में हुई थी। इसका उद्देश्य समान विचारधारा वाली पार्टी को एक मंच पर लाना होता है, केंद्र में सरकार बनाना और इस संगठन में जो है विभिन्न राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल को शामिल करना, ये एनडीए का काम होता है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे बीजेपी पार्टी जो है एनडीए में शामिल है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो समान विचारधारा वाले होते हैं उन पार्टी को आपस में मिलाते हैं और केंद्र में सरकार बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हो। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण बताइए। तो जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है, ये इसका मतलब जो है यहाँ पे ये जो है आपका पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब देश इसमें आते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत है। और इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं के जो है बढ़ते कारण को बताना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ने की मुख्य कारण। तो पहले देखिए, जातीय सांस्कृतिक विविधता। हर राज्य की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी उनकी अलग भाषा होती है और अपनी उनकी एक अलग संस्कृति होती है। तो हमें ये देखने को मिलता है वहाँ पे जातीय और सांस्कृतिक विविधता। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनकी जो भाषा होती है उनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है और अपनी उनकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जातीय और सांस्कृतिक विविधता है। विकास की कमी, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, विकास की कमी देखने को मिलती है। बुनियादी सुविधा और औद्योगिक विकास में कमी देखने को मिलती है। तो ये इसके जो है यहाँ पे जो कारण हैं वो माने गए हैं कि वहाँ विकास बहुत कम होता है। तीसरा देखिए, राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कई विद्रोही समूह को सक्रिय रहते हैं और वहाँ पे राजनीतिक सही तरीके से काम नहीं करती है। अगला है भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव का मतलब है कि मुख्य भारत से दूर होने के कारण जो है ये विकास धीमी गति से होता है यहाँ पे, और कोई देख रेख वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो कुछ ये कारण हैं जिनसे जो है इनमें एक क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है वो बढ़ रही हैं। आगे बात करते हैं संपूर्ण क्रांति क्या होती है। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखेंगे, संपूर्ण क्रांति 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, एक बड़ा आंदोलन था। तो अगर आपसे पूछ रहे कि जो है संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, पहला पॉइंट। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार जो है उसे खत्म किया जाए, जो बेरोजगारी है उसे कम किया जाए, जो गरीबी है उसको कम किया जाए और उसके लिए संघर्ष करना, ये सब जो है इसका उद्देश्य था। आगे इसमें लिखेंगे कि यह आंदोलन विशेष रूप से बिहार में तेज हुआ और बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो है विरोध में बदल गया। इसका कारण 1975 में आपातकाल भी लगाया गया था। तो ये पॉइंट दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपके सामने है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1970 के दशक में क्यों लोकप्रिय हुई थी? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी ने दिया था कि गरीबी किसी प्रकार से कम करना है, जिसके कारण बहुत लोगों ने कहा कि ये मसीहा है, एक ऐसा इंसान आया है जो गरीबों को जो है गरीबी दूर कर देगा, ठीक है। आगे है 1971 में युद्ध। 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान खिलाफ, उसमें विजय मिली थी और बांग्लादेश का एक नया गठन हुआ था, तो इसमें भी जो है वो इंदिरा गांधी सरकार जो है वो लोकप्रिय हुई थी। आगे इसमें नेक्स्ट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इनके समय में, यानी आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। आगे है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि कांग्रेस की मजबूती जो है नियंत्रित करने के लिए ये सब कदम जो है उठाए गए थे और इस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार 1970 में लोकप्रिय हो गई थी। अगला है भारत में परमाणु नीति। तो भारत में परमाणु जो नीति है उसका मतलब ये है, भारत का परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब पहले हम यूज नहीं करेंगे, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है परमाणु बम से तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसका अर्थ है भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा लेकिन आत्मरक्षा में जवाबी हमला कर सकता है। भारत अशांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है और परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने का प्रतिबद्ध भी करता है, क्योंकि परमाणु जो हथियार है ये बड़ी ही खतरनाक चीज़ है और बहुत सारे जो है देशों को तबाह कर सकती है अगर ये ऐसा युद्ध होता है तो,
ठीक है। अगला है यहाँ पे पंचशील के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो पंचशील सिद्धांत में कुछ 5 सिद्धांत दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं कि पंचशील जो समझौता हुआ था ये भारत चीन के बीच 1954 में 5 सिद्धांतों पर विचार किए गए थे। तो यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेगा कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में। कब? 1954 में। आइए इसके 5 सिद्धांतों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करना। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो भी आपका अधिकार है, जो भी आपके संसाधन है, वो आपका अधिकार है, आप उसको अपनाइए, उसे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब ये है कि अलग अलग राज्यों में, भारत में देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी उनकी एक भाषा है, संस्कृति है, अपने उनके धर्म है, और इस प्रकार से उनकी क्षेत्रीय अखंडता को हम सम्मान करते हैं। अगला है आपसी आक्रमण की नीति। आपसी आक्रमण, कभी भी आपस में आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसी नीति हम बनाएंगे। ठीक है, ये सिद्धांत बनाए गए थे, लेकिन चाइना कहाँ मानने वाला है। आगे है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी चाइना करेगा उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर जो भारत करेगा उसमें चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये इसके लिए सिद्धांत बनाए गए थे। अगला है समानता, यानी दोनों समान रूप से काम करेंगे और आपसी जो लाभ है उस पर आधारित संबंधों को उपयोग करेंगे। ठीक है। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब ये होता है कि साथ साथ रहेंगे और शांतिपूर्वक काम करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुछ पंचशील समझौता बनाए गए थे और इसी को 5 सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप इन्हें भी रिवाइज कर लें। देखिए, भारत की विदेशी नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रश्न में 4 प्रमुख विदेशी नीति इस प्रकार से पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, और आपको पूरा परफेक्ट नंबर मिलेगा। पहला है गुट निरपेक्षता। इसका मतलब क्या होता है? शीत युद्ध के दौरान किसी गुट में शामिल ना होना, वो गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, विश्व शांति और कूटनीति। विश्व शांति और कूटनीति का मतलब ये है संघर्षों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण वार्ता का बढ़ावा देना। कोई भी ऐसी कूटनीति नहीं बनाएंगे जिससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाए। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग। आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का मतलब है कि अन्य देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग स्थापित करेंगे। कोई भी ऐसी जो है हम लोग प्लान बनाएंगे जिससे जो है एक देश से दूसरे देश में फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट है संप्रभुता और आत्मनिर्भरता। इसका मतलब ये है कि किसी भी बाहरी दबाव के बिना हम स्वतंत्र नीतियां बनाएंगे और अपना काम स्वयं करेंगे, यानी आत्मनिर्भरता, यानी खुद पर निर्भर रहेंगे। ठीक है। आगे है, नेक्स्ट है योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर बताइए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और नीति आयोग की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कहने का मतलब ये है योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। और नीति योजना का मतलब ये होता है कि नीतिगत सलाह और दिशा निर्देश देना, ये इसके अंतर्गत उद्देश्य माना गया है। बात करते हैं नियंत्रण की, तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और उसमें राज्यों की भी भागीदारी जोरों से होती है। आगे बात करें इसकी भूमिका क्या है, तो आर्थिक विकास में जो है योजना आयोग की अहम भूमिका है और जो है ये लचीली और सहभागी नीति बनाता है। लचीली का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नीति बनाई गई है तो उसे बदला जा सकता है, यानी लचीली है। सहभागी नीति मतलब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे और सहभागी मतलब साथ साथ जो है किसी भी नीति को बनाने में योगदान देंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है 1969 में कांग्रेस की फूट के कारण क्या थे। 1969 में कांग्रेस की फूट के क्या कारण थे, तो देखिए इंदिरा गांधी और वरिष्ठ नेताओं में मतभेद हो गया था। पहला पॉइंट, कांग्रेस के पुराने नेता और इंदिरा गांधी के बीच विचारों में टकराव हो गया, विचार नहीं मिल रहे थे जिसके कारण फूट हो गया। आप महसूस करें कि आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से नाराज होता है तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, यानी उसमें जो उनके मतभेद हैं, जो उनकी बातें हैं, वो विचार हैं, वो आपस में नहीं मिलती होंगे, इसीलिए बीच में एक दीवार बन गई, एक दरार उत्पन्न हो गई। तो इसी का कारण यहाँ पे कांग्रेस के जो पुराने नेता थे और इंदिरा गांधी के बीच में एक दरार पड़ गया और बीच में जो है टकराव होने से एक
जो है बड़ी आगे समस्या का कारण बनता है, जो है कांग्रेस में फूट पड़ती है। आगे है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मतलब ये कि इंदिरा गांधी ने आधिकारिक उम्मीदवारों को बजाय जो बीबी गिरी का समर्थन किया, इसके कारण जो है कांग्रेस में जो है फूट का कारण माना जाता है। इन्हीं कहा कि जो इंदिरा गांधी थी वो आधिकारिक उम्मीदवार जो उसकी योग्यता रखते हैं, जो है उसके लिए सक्षम हैं, उनको ना बनाने के बजाय बीबी गिरी को समर्थन की थी, इसके कारण जो है ये कारण बना। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे समाजवादी नीतियाँ। समाजवादी नीतियाँ का मतलब ये है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स हटाने के कारण अंग्रेजों में मतभेद बढ़े थे। प्रिवी पर्स का मतलब होता है कि जो देसी रजवाड़े थे, देसी रजवाड़ों को जो है अब सरकार क्या करेगी, आप अपने मिला के उनसे पेंशन भत्ता जो भी मिलेगा वो सब प्रिवी उनको दिया जाएगा, तो ये प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे है अनुशासनहीनता का आरोप। अनुशासनहीनता का आरोप मतलब ये है कि इंदिरा गांधी पर पार्टी के नियमों और पालन न करने का बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण कांग्रेस में फूट बढ़ गई और फिर इसके बाद जो है इसका कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि देसी रजवाड़े क्या हैं, तो देसी रजवाड़े में लिख सकते हैं देसी रजवाड़े वे रियासतें थी जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र रूप से शासित होती थी। इन्हीं जो राजा होते थे वो राजा अपने आप में एक राजा होता था और उसका एक क्षेत्र होता था, अपने क्षेत्र का वो पूरा का पूरा जो है देख रेख करता था, भले से जनता के हित के बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन उस पूरे क्षेत्र का एक राजा होता था जिसे जनता मानती थी और जनता के जो राजा कहता था जनता को ही करना होता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय किया गया और इसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसे प्रमुख रियासतें शामिल थी। तो इस प्रकार से देसी रियासतों के बारे में या रजवाड़ों के बारे में आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा लघुत्तरीय सेकंड। तो लघुत्तरीय सेकंड जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि लोकतंत्र क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है। तो आइए इसको देखते हैं लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के हाथों में होती है, यानी जो सरकार होती है, जो सत्ता होती है वो जनता के हाथों में होती है। जनता जिसे चुनेगी वही सरकार बनाएगा। सरकार जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक जो है परिभाषा दी थी, बड़ी कमाल की परिभाषा, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार लोकतंत्र कहलाता है। सिंपल परिभाषा कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। अगर लक्षण की जगह दोस्तों अगर विशेषताएं पूछ ले तब भी आंसर यही होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम ना पूछकर थोड़ा सा घुमा देगा, तो आप उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। पहला लक्षण देखिए, जनता की संप्रभुता, यानी संप्रभुता का मतलब जनता मालिक हुई। ठीक है, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि जनता जिसे चाहेगी वही सरकार बनेगी। तो जनता क्या है, संप्रभुत्व है, हम लोग की अपने आप में मालिक है। नेक्स्ट है नियमित चुनाव। हर 5 साल बाद चुनाव होता है। आप जानते हैं सरकार चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव होता है, इसमें 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। आगे है मौलिक अधिकार। देखिए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तियों की अधिकार दिए गए हैं, जिसमें लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए कानून शासन। कानून शासन का मतलब ये कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है, ताकि जो है समानता का अधिकार सबको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है उत्तरदायी सरकार। भाई जनता ने सरकार बनाया है तो सरकार का एक जो है हक बनता है कि जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन जो है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश हैं। भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है संघवाद की परिभाषा और इसके प्रमुख तत्व लिखिए। तो संघवाद क्या होता है। ठीक है, देखिए संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे संघवाद। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे और आपको पूरा परफेक्ट नंबर मिलेगा, संघवाद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे जो है, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे केंद्र सरकार, एक तरफ लिखेंगे राज्य सरकार। इन दोनों को जो है मिलाकर क्या बनता है, संघवाद बनता है। मतलब एक तरफ केंद्र सरकार है,
ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है, तो इन दोनों को जो है, जो बीच सरकार का विभाजन है, उसी को संघवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने-अपने क्षेत्र में काम करती हैं और इस प्रक्रिया को संघवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं, इन्हीं विशेषताएँ कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का मतलब ये है, केंद्र अपना देखता है और राज्य अपना देखता है। कुछ केंद्र की जो है पास शक्तियाँ होती हैं, कुछ राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। वहीं बात करें लिखित संविधान, तो लिखित संविधान में देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखित संविधान भारत में जो है संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान लिखा होना आवश्यक होता है। और आप जानते हैं कि भारत एक लिखित संविधान के अंतर्गत आता है, ये भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है, विवादों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगर देश में बात करें तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, और राज्य की बात करें राज्य में हाई कोर्ट होते हैं। आगे है दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का मतलब है कि संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं, पहला केंद्र और दूसरा राज्य सरकारें होती हैं। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए संविधान में विशेष संशोधन किया जाता है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे भारत, अमेरिका, कनाडा संघीय देश के अंतर्गत आते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग विषयों पर शासन करती हैं, ठीक है, उनके अपने अपने अलग विषय होते हैं। केंद्र का अपना अलग विषय होता है और राज्य का अपना अलग विषय होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संविधान के दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो संविधान में पहला ये है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित और सबसे लंबा संविधान माना जाता है। इसमें लगभग 400 ज़्यादा के जो है 470 से ज़्यादा के अनुच्छेद हो चुके हैं और सभी नागरिकों के लिए जो है यहाँ पे अधिकार और जो सरकार की शक्तियाँ हैं ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, ठीक है। आगे है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे और अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो अनुच्छेद 21 में जीवन के आधार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 51A के तहत में नागरिकों के कर्तव्यों में जो है उसके बारे में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। तो उसमें पहले लिखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक जो दल होते हैं वे ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार बनाने या नीति निर्माण में भाग लेते हैं। ये वे जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो राजनीतिक दल होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक तरह से सरकार के ठीक है, सरकार के और जनता के बीच में एक जो है सीढ़ी का काम करती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक पुल का काम करती हैं, ठीक है, एक पुल की तरह काम करती हैं ताकि जो है जो जनता की बातें हैं वो सरकार तक पहुंच सके। और पहुंचाने का काम कौन करता है, ये सीढ़ी। और सीढ़ी का मतलब राजनीतिक दल, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही इसमें काम करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। आगे इसमें इसके महत्व के बारे में देखिए, राजनीतिक दल के महत्व के बारे में तो पहला पॉइंट है जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करना। जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करने का मतलब ये है कि राजनीतिक दल जनसत्ता के समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ जनता है, एक तरफ सरकार है, ठीक है, जनता और एक तरफ सरकार है और बीच में एक पुल है, ठीक है, बीच में क्या है, एक पुल है, एक सेतु है। और ये सेतु जो है क्या है, राजनीतिक दल यही है, क्योंकि ये जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये राजनीतिक दल का काम होता है जो सेतु की तरह काम करती है, ठीक है। आगे लोकतंत्र की मजबूती का मतलब ये है कि ये चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने के सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो सरकार बना लेती है, कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो विपक्ष में होती हैं, वो विपक्ष पार्टियां लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, क्योंकि जब कोई सरकार काम करती है तो सरकार गलत काम ना करे, इसलिए विपक्ष पार्टियां जो होती हैं वो आगे आती हैं, ठीक है। नीति निर्माण का मतलब ये होता है कि सरकार आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है विपक्षी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विपक्षी दल सरकार के गलत नीतियों का विरोध करती है और लोकतंत्र संतुलन बनाने में मदद करती है। इसमें कुछ पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं जिसे आप इसमें देख सकते हैं।
आगे दोस्तों यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाहे 31 नंबर क्वेश्चन में चाहे आप ये करिए या अथवा करके दिया रहता है, चाहे आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन में भी आपको ऐसे चाहिए करिए अथवा करके चाहे आप ये कर सकते हो, दोनों में से आपको एक करना होगा, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में यहाँ पे लिखा गया लिखेंगे दक्षेस सार की भूमिका या सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहले दक्षेस के बारे में समझते हैं। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये सार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका उद्देश्य है कि दक्षिण जो एशियाई हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ऐसे जो देश हैं, मालदीव, अफगानिस्तान, इन देशों के बीच में आपसी सहयोग स्थापित करना, आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है स्थापना करने का, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षेस की क्या भूमिका है। तो इसमें देखिए व्यापार और आर्थिक सहयोग। व्यापार और आर्थिक सहयोग का मतलब ये है, इसे साप्टा के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। साप्टा क्या है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, साप्टा भी पूछ सकता है आपसे, तो यही पॉइंट लिखेंगे। समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, ये आर्थिक सहयोग साप्टा के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें संयुक्त परियोजनाएं, तो ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग की पहल की गई है। तो आप इस प्रकार से इस पॉइंट को लिख सकते हैं। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा में सहयोग, यानी छात्र कलाकारों और आदान प्रदान को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए कोई भी विदेश में अगर पढ़ना चाहता है तो इन सार्क देशों में जाके आराम से पढ़ सकता है, अपनी जो कला का प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। अब इसके साथ जो है कुछ सीमाएं हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं, कुछ सीमाएं हैं और कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। तो देखिए पहला है यहाँ पे राजनीतिक तनाव। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण निर्णय का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित होता है, यानी भारत पाकिस्तान में हमेशा विवाद होते रहते हैं, जिसके कारण जो है ये एक तरह से चुनौती मानी जाती है। दूसरा है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब ये होता है कि सदस्य देशों को आर्थिक स्थिति असमान है और जिससे सहयोग की जो है कठिनाइयाँ आती हैं। आर्थिक से जो है यहाँ पे स्थिति जो है वो समान है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, इस प्रकार से विषमता देखने को मिलती है, समानता नहीं है। दूसरा है निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब होता है कि दक्षेस शिखर सम्मेलन कई बार स्थगित होते रहते हैं क्योंकि संगठन की प्रतिभाशाली यहाँ पे कम देखने को मिलती है। जैसे एक होता है ना कि एक अगुआ अगुआ होता है जो आगे आगे चलने वाला होता है, तो उसके पीछे लोग चलते। जैसे महात्मा गांधी के पीछे बहुत लोग चलने वाले थे क्योंकि वो सत्य के लिए लड़ते थे। और इसी प्रकार से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, वो सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, तो कोई यहाँ पे प्रभावशाली संगठन नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इसके बारे में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव के कारण सार्क कई बार प्रस्ताव लागू हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। इसके विपरीत एशियन जैसे संगठनों ने अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण हासिल किए हैं। तो कुछ ऐसे देश है, कुछ ऐसे संगठन हैं जिस संगठन में शामिल हैं वो अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। अथवा करके भी इसका आंसर आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण के बारे में और उसके प्रमुख तत्वों के बारे में लिखना है, तो इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। पर्यावरण प्राकृतिक और कृत्रिम परिवेश है जिसमें मनुष्य और अपने जो मनुष्य है अपने अन्य जीवों के साथ रहता है, जिसमें इसमें लिखेंगे कि इसमें जो है जैविक यानी जीवित, अजैविक यानी निर्जीव जो है तत्व शामिल होते हैं। और यहाँ पे फिर इसके बारे में लिख सकते हैं भौतिक जो है यानी प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इससे भूमि है, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल ये सब शामिल होते हैं। सिंपल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जल की बात करें तो महासागर, नदियाँ, झीलें और जो भूमिगत जल हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसों का मिश्रण है, जलवायु, मौसम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर जलमंडल की बात करें, जैवमंडल की, तो उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और पारिस्थितिकी उसके तंत्र शामिल होते हैं, ठीक है। आगे इसमें कुछ मानव निर्मित पर्यावरण है, उनके बारे में देखना है। तो यह मनुष्य द्वारा निर्मित परिवेश है जो उसकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होता है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे जो है चीज़ें का निर्माण करता है, जैसे कि आवास और शहर, यानी गांव, नगर, महानगर ऐसे कुछ हैं जो विकसित करता है। उद्योग और परिवहन में सड़क, रेल, बंदरगाह, इन सबको विकसित किया है। संस्कृति, परंपराएं, भाषा, धर्म, समाज, ये सब जो है मानव अपने अनुसार प्रकृति के द्वारा जो है मिलकर काम करता है। उदाहरण के तौर पे बात कर सकते हैं तो गंगा नदी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है और दिल्ली शहर मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसके अच्छे उदाहरण माना जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आगे देखिए
संसाधनों को लेकर विश्व राजनीति में तानातनी है, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा परिचय में आप लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और सामरिक शक्ति का आधार होते हैं। इन्हें प्राप्त करने और नियंत्रित करने के नियंत्रित करने के लिए देशों के संघर्ष होता रहता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, जो भी रिसोर्स प्रकृति ने दिया है, ठीक है? उसकी आर्थिक समृद्धि और सामरिक शक्ति का आधार, सामरिक शक्ति का मतलब कि जो है सैन्य शक्ति यानी सैनिकों की शक्ति, ठीक उसके आधार पर होती है। और ये सब जो है यहाँ पे कुछ संघर्ष दिए गए हैं, उनके कारण बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे तेल और गैस। इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्व में तेल के भंडार को लेकर अमेरिका अन्य देशों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। अगला है जल विवाद। नील नदी पर इथियोपिया और मिस्र के बीच जल विवाद के लेकर बंटवारे को ये भी समस्या मानी जाती है। अगला है खनिज संसाधन। अफ्रीका में कोबाल्ट और लिथियम जैसे दुर्लभ धातुओं पर नियंत्रण को लेकर देश के बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती है। आगे है जैविक विविधता और कृषि भूमि। इसमें लिखेंगे कि ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इराक युद्ध 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण वहाँ तेल भंडार माना जाता है। इसके बाद है चीन भारत जल विवाद में देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का संबंध निर्माण को लेकर भारत चीन के बीच तनाव होता रहता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बारे में, शाह बानो केस और अयोध्या विवाद के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सब पहले लिखेंगे शाह बानो केस 1985। इसके बारे में लिखेंगे कि शाह बानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दिया और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। एक कहानी की तरह समझ जाइए बस। उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। आगे यहाँ पे है कि मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार अधिनियम 1986 पास किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावित कर दिया। इस घटना ने राजनीति में सांप्रदायिकता जो है ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से उसके बारे में लिख सकते हैं कहानी की तरह समझ के। फिर अयोध्या विवाद के बारे में लिखेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच लंबे समय विवाद था और 1992 में हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। 2019 की बात करें, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय दिया। इसके बाद जो है क्या प्रभाव पड़ा सांप्रदायिकता का, तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी भी अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। जैसे हिंदू सोचे, हिंदू के जो लोग सोचे हैं कि हमारा हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, मुस्लिम धर्म के लोग सोचे कि मुस्लिम धर्म सबसे अच्छा है, ईसाई बौद्ध जैन सब लोग अपने बारे में सोचें और दूसरे धर्म को दरकिनार कर दें तो उन्हें सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव देखिए क्या है। राजनीतिक ध्रुवीकरण। राजनीतिक ध्रुवीकरण का मतलब ये कि दल विशेष समुदाय को वोट पाने के लिए सांप्रदायिकता है उसके मुद्दे को उठाते हैं। आगे है सामाजिक तनाव बढ़ता है। हिंदू मुस्लिम सिख दंगों जैसी घटनाएं समाज को विभाजित करती है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये प्रभाव इसका पड़ता है। आगे है विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता के कारण सरकार का ध्यान आर्थिक विकास से हट जाता है और फिर वो जो है विकास नहीं कर पाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं कि 2002 में गुजरात दंगे में, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव को दर्शाते हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे CAA है पर विरोध प्रदर्शन के लिए जो है सांप्रदायिकता राजनीति पर उजागर किया गया था। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नियम बनाए गए और उसके आधार पे जो है ये दंगे ना हो और सांप्रदायिकता ना बढ़े, इसके लिए कुछ यहाँ पे नियम बनाए गए। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।